Good morning students and welcome to learning classes, and today we are going to start chapter 1 in chemistry, matter in our surrounding, lecture 3rd. Okay, हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में आगे के टॉपिक देख लिए कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में देखी है। आज हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर किस तरह वर्क करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर होते हैं वो कैसे एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कैसे चेंज होते हैं। तो टर्म्स इन्वॉल्व इन स्टेट ऑफ मैटर, तो सम टर्म्स दिए हुए हैं आपके बुक में, आपके टॉपिक्स में, कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, उसी टर्म्स यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के टर्म्स को क्या कहते हैं, और अब वो गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है उस टर्म्स को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस थ्रू हमने टर्म्स डिसाइड किया हुआ है, उस टर्म्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला टर्म हमारा है फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्यूजन, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू, यानी कि कोई भी सॉलिड, हमारा कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है यानी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन, मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट। जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है दैट इज अ मेल्टिंग, लेकिन जिस पॉइंट पे वो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमारा आइस होता है, आइस से हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो आइस बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसको हम बाहर निकालते हैं, जरा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो तुरंत ही कन्वर्ट होने लगता है वाटर में। जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट होने लगता है उसी को कहते हैं, जैसे -273 केल्विन ये हमारा, या डिग्री सेल्सियस, ये हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर, उस पर ये क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब ये आइस पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, यानी कि कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारा सेकेंड टर्म्स जो आता है दैट इज अ बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगती है, कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगती है उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, और जिस पे वो स्टार्ट होती है बॉईल करना, गैस में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इसको बल्क फेनोमेनन भी कहते हैं। जैसे हमारा वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचता है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, बल्क करना स्टार्ट कर देता है, और जो लिक्विड होता है वो गैस में, स्टीम के फॉर्म में गैस में निकलने लगता है। तो यानी कि जो लिक्विड होता है उसको कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होना है, गैस में। इस प्रोसेस में सेकेंड जो हमारा टर्म्स है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसमें जो लिक्विड होता है वो कहाँ कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कि लिक्विड इज अ चेंज इन अ गैस, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, एंड जब ये स्टार्ट होता है गैस में कन्वर्ट होना, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड हमारा आता है दैट इज सब्लिमेशन। क्या है, sublimation. This is the third terms of state change in another state. इसमें solid directly change into gas, not a come in the state of liquid. ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, कोई भी सॉलिड जो मैटर होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। किस में चेंज हो जाता है, गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में आए। फॉर एग्जाम्पल हमारा कैम्फर हो गया, कपूर जब जलता है तो क्या होता है, वो हमें लिक्विड फॉर्म में तो मिलता नहीं, वो डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाता है।
तो ये हमारा है सब्लिमेशन। जैसे नेफ्थलीन की बॉल्स होती है, रखी होती है, आयोडीन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बिना लिक्विड में, बिना लिक्विड कंडीशंस में आए, बिना फ्लो किए ही ये डायरेक्टली, आइस जो होता है वो पहले वाटर में आता है, अगर हम उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो क्या होता है, पहले वाटर में आएगा एंड देन वो भाप बनेगा, स्टीम बन के गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो हमारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कैम्फर, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, सब्लिमेशन के, यानी कि गैस, जो भी सॉलिड मैटर होते हैं डायरेक्टली चेंज इनटू गैस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फोर्थ टर्म में हमारा वेपराइजेशन, यानी कि जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, गैस में। इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे व्हेन लिक्विड इज चेंज इनटू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन। यानी कि वेपर आपने स्टीम बनते हुए देखा ही होगा, जब पानी बॉईल होता है, जैसे ठंडियों में हम नहाने के लिए किसी काम के लिए पानी बॉईल करते हैं या चाय बनता है, तो वो क्या होता है, हम देखते हैं कि स्टीम उड़ता रहता है, स्टीम उड़ता रहता है, वही क्या हो रहा है, लिक्विड जो होती है वो चेंज होने लगती है किसमें, गैस में चेंज होने लगती है। यानी कि लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये टर्म्स क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कहलाता है, यानी वेपर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। इसके और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पढ़ने हैं, जैसे इस समय गर्मियों में कूलर चल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। जो लिक्विड होता है, जो पानी चारों तरफ गिर रहे हैं डेजर्ट कूलर में, वो क्या हो रहा है, वो पानी वेपर उड़ रहे हैं, तभी हमको कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ये सारी चीजें हमको वेपराइजेशन में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वाटर को बॉईल किया और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, वेपराइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपको पता है, इसी को बल्क फेनोमेनन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर बल्क करना स्टार्ट करता है एंड दिस इज नोन एज बल्क फेनोमेनन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो, कोई भी लिक्विड, ये फ्यूजन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, लिक्विड इज ए कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग एंड दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो फ्रीज करना स्टार्ट करती है, जमना स्टार्ट करती है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये प्रोसेस जो है जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग पॉइंट्स का। मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या हो रहा था, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, यहाँ पर लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंडेंसेशन, जस्ट रिवर्स, ये प्रोसेस किसका है, वेपराइजेशन का। इसमें क्या होता है, गैस जो होती है वो कन्वर्ट होती है हमारी लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। यानी कि जब वाटर बॉयल हुआ होता है तो किसी भी अगर प्लेट या किसी चीज से हम उसको पानी को ढक देते हैं तो उसपे देखते हैं नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जैसे ही हम ढक्कन को उठाते हैं तो वो सारे ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, फिर से पानी बनकर गिर जाते हैं। तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका है, ये वेपराइजेशन का। ठीक है, वेपराइजेशन का ये रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, यानी गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसी प्रोसेस से क्लाउड का जो क्लाउड बनते हैं, जो बारिश होती है, वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। पहले टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर वेपराइजेशन की स्पीड ज़्यादा होती है, फिर वेपर बन के ऊपर जाते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही क्लाउड का वाटर वेपर यानी क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ जब, तो फिर ये कंडेंस होके फिर से कंडेंसेशन होता है, और वही ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो हमको बारिश की तरह नीचे फिर से वापस आते हैं। यानी कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस एंड
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपने देखा होगा कि पानी ऊपर जाते हैं, क्लाउड बनते हैं, फिर देन अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। ये साइकिल जो है रेन वाटर साइकिल जो होती है ये चलती रहती है और यही पानी नीचे आते हैं तो पानी हमारे ग्राउंड उसको स्टोर करती है और फिर से हमारे ग्राउंड टेबल जो है, वाटर टेबल जो हमारे ग्राउंड में है वो मेंटेन होता है। कभी किसी किसी वर्ष जो होती है वो रेन जो स्केल होता है वो डाउन हो जाता है तो हमारा वाटर टेबल भी इससे अफेक्टेड होता है। हमेशा कहा जाता है कि पानी को सेव करना है, वाटर सेव करना है, ट्री सेव करना है। इससे क्यों सेव करना है? क्यों सेव करना है? क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट है वो ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। 25 ईयर्स के बाद क्लाइमेट चेंज होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा भी है, जानते भी है। तो ये जब चेंज होते रहते हैं, कभी कभी बहुत सारे इतने ट्रीज कट गए हैं जो कि इवेपोरेशन अच्छा नहीं हो रहा है, वाटर वेपर अच्छे नहीं बन रहे हैं और क्लाउड अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो बारिश अच्छी नहीं हो रही। जैसे अभी सीजन आ गया बट बारिश नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है कि हमारा वाटर टेबल जो है वो उससे अफेक्ट हो रहा है। वाटर टेबल अफेक्ट होने की वजह से पानी जो है वो कम होता जा रहा है। तो यानी कि दिस प्रोसेस कंडेंसेशन जो है ये हमारा क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ अ वेपराइजेशन। तो ये टर्म थे हमारे 6 टर्म्स हमको पढ़ने थे, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने फ्यूजन भी कहा था, यानी कि सॉलिड जो था वो लिक्विड में चेंज हो रहा था। उसके बाद हमने सब्लिमेशन देखा कि सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। उसके बाद हमने बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखा। उसके बाद हमने वेपराइजेशन देखा एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स देखा और उसके बाद कंडेंसेशन देखा। तो ये 6 टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि सॉलिड अब लिक्विड से अगर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस, या फिर व्हाट इज द सब्लिमेशन। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। तो ये 6 टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 टर्म्स आप अच्छे से देख लेंगे। अब हम आगे की टॉपिक्स देखते हैं। वेपर जो इवेपोरेशन होता है उसके हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और अगर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं तो इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इवेपोरेशन जो होता है वो हमें भी बहुत ज़्यादा तरह तरह के इफेक्ट उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? हाई टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो कि हम बाहर से प्रोवाइड नहीं करते, ये हीट अंदर ही छिपा होता है, हाइड हीट, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर कहते हैं। यानी ये किसी भी स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन हम इसको अलग से प्रोवाइड नहीं करते, इसी को कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग। हम देखते हैं आइस को हम अगर बाहर निकाल देते हैं बिना किसी टेम्परेचर के, वो चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि वो सॉलिड रहता है और लिक्विड में चेंज होने लगता है बिना कोई टेम्परेचर दिए, जरा सा भी बात, लेकिन उसमें एक हीट वर्क करती है, एक हीट काम करता है जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर में भी जैसे हम कपड़े पहनते हैं गर्मी में, बिना कोई हीट हम नहीं देते फिर भी एक उस पर हीट काम करता है और जो हमारा स्वेट होता है वो सूख जाता है और हमको ठंडा फील होता है। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं? लैटेंट हीट की वजह से होते हैं, एक हाइड एनर्जी की वजह से होते हैं। जो एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड नहीं करते, हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन एक हीट, एक एनर्जी वहां पर काम कर रही होती है जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं या फिर हाइड एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस का जो मेल्ट होना होता है वो लैटेंट हीट की वजह से होता है। और स्वेट का और कूलर्स वगैरह में जो वेपराइजेशन होता है जिसमें हम कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते फिर भी उस पर एक हीट वर्क करता है, इसको हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी कि प्रेशर के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो क्या चेंज कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया हुआ, इसमें कुछ हमने मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, सपोज दिस इज अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अभी हम देख रहे हैं इसके जो एटम्स है वो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। हमने पिस्टन लिया और इस पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। ये पिस्टन है जिससे कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने थोड़ा प्रेशर लगाया तो इसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो और पास आ गए, क्या हो गए? और पास आ गए, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट होने लगा?
अब ये दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने लगा, यानी कि प्रेशर की वजह से भी स्टेट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने और प्रेशराइज किया, इसको और प्रेशर दिया तो इसके मॉलिक्यूल जो थे और पास पास आ गए, यानी कि अब ये इस स्थिति में नहीं, गैस में ना होकर अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो गैस सिलेंडर फिल किए जाते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करना चाहते हैं, बहुत तेज मूवमेंट्स करते हैं, और जब फ्रीली मूवमेंट्स करते हैं तो जो वॉल होती है सिलेंडर की उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, तो ये जब फोर्स पड़ता है उस पर प्रेशर मारते हैं वो कि बाहर हम निकल जाए, तो इसीलिए वो जो कम्प्लीटली फील्ड होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और फ्रीली मूवमेंट्स इसमें कम होता है, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसमें गैस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए गैस सिलेंडर को हमेशा कंप्लीटली फील्ड किया जाता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अगर ये ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन में भी ज्यादा होगा, अगर ये कम होंगे तो मे बी इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये कौन से इफेक्ट है, सबसे पहले हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज ऑल्सो अफेक्ट द इवेपोरेशन। सपोज में एक एग्जाम्पल, ये हमारा एक कार है जिससे हम कपड़े जो वो क्लोथ हमने वॉश किया उसको हमको सुखवाना है। मान लो एक क्लोथ मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ उसको एकदम पास पास डाला, उसको पूरी तरह से फैलाया नहीं, पास पास कर दिया, बट 4 क्लोथ हमारे सेम एज यही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि कंप्लीटली हमने इसको फैला दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस क्लोथ में इवेपोरेशन जल्दी नहीं हो रहा है, इस क्लोथ का इवेपोरेशन जल्दी हो गया, यानी कि ये कपड़े जल्दी से ड्राई हो गए, बट दिस क्लोथ इज नॉट इजली ड्राई, ये बहुत जल्दी से ड्राई नहीं हुए, यानी कि सरफेस एरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन द इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया अगर कम होगी तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस एरिया जो है वो क्या करती है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है। सेकंड थिंग, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट द इवेपोरेशन रेट। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, सपोज में अगर खूब अच्छी सी धूप निकली हुई है तो अगर तब हम अपने कपड़े को सुखाते हैं तो देखते हैं जल्दी सूख जाता है। कोई चीज पोछा लगाए, अगर थोड़ा सा हॉटनेस है, गर्मी है, तो वो जल्दी सूख जाएगा। हमारे हाथ गीले होते हैं तो हम उसको ठंडी में, गर्मी से ऐसा नहीं करते, उसको हम गर्म करते हैं तो वो जल्दी से उसके जो पानी होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं और सूख जाते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन की रेट जो है वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी भी, अगर जैसे ह्यूमिडिटी यानी कि ज्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, यानी कि वाटर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विंड स्पीड, सेम एज ये भी ऐसा है, अगर विंड स्पीड भी हमारे इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करती है। अगर एयर तेज होगी, हवा का झोंका तेज होगा तो कोई भी चीज जल्दी से सूख जाएगी। हमारे जो कूलर में पानी गिरता है, जो कपड़े हम सुखाते हैं और भी बहुत चीजों को, फर्श की धुलाई करते हैं, तो जल्दी से वहाँ का पानी सूख जाएगा। लेकिन अगर हवा कम होगी तो वो पानी क्या होता है, हम फैन चला देते हैं, अगर फैन तेज चल रहा होता तो फर्श जल्दी सूख जाता है। अगर नहीं चलाएंगे, हवा होगी ही नहीं बिल्कुल, तो टाइम लगेगा सूखने में। सपोज बाहर बारिश हो रही तो कपड़े को हम फैन के नीचे डालेंगे, अगर फैन बंद करके डालेंगे एक कपड़े को फैन के नीचे डालेंगे, देखेंगे एक जल्दी जो फैन के नीचे है वो तो सूख गया, लेकिन जो फैन के पास नहीं है वो नहीं सूखेगा। यानी कि विंड स्पीड का भी इफेक्ट पड़ता है किस पे, इवेपोरेशन पे। तो ये फैक्टर्स है हमारे जो कि इवेपोरेशन रेट को घटा सकते हैं और इवेपोरेशन रेट को बढ़ा सकते हैं। कौन है फैक्टर? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अच्छी होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंक्रीज, देन evaporation rate is also increases. अगर humidity increases, evaporation rate is increases. Wind speed is increases, यानी कि हमारा evaporation is also increases. तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो कि
इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जो है एक कूलिंग इफेक्ट, एक ठंडई का प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट भी देता है। कैसे हम इसको जानेंगे, कैसे? जैसे हम गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लोथ पहनते हैं, हल्के होते हैं ये कपड़े, जैसे ही जरा सा भी हवा चलती है ये हमारे स्वेट को क्या करते हैं, सूख जाते हैं और हमको कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। और जैसे ही हम किसी भी मटके में पानी रखते हैं तो देखते हैं उसकी सरफेस एरिया कैसी होती है, ठंडी होती है, यानी कि उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गिरे होते हैं वो जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो वो ठंडा होता है। जैसे हम फ्रिज का पानी निकालते हैं तो वो पानी क्या करते हैं, ग्लास में भर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम बाद देखते हैं वो ग्लास भी क्या होती है, एकदम ठंडी हो जाती है, यानी कि उसमें भी जो टेम्परेचर था वो इवेपोरेशन होने लगता है। तो इस तरह से जो हमारा इवेपोरेशन है वो कॉज कूलिंग इफेक्ट यानी कूलिंग इफेक्ट। जैसे हम अपने हाथ पे एसीटोन, जैसे नेल पॉलिश आप लेते हैं उसमें थिनर एसीटोन मिला होता है, तो उसको हम जैसे ही अपने हाथ से यहाँ पर लेटेंट हीट भी काम करती है, हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया होता फिर भी वो क्या होता है, इवेपोरेट हो रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी लेटेंट हीट काम कर रही है। तो ये क्या होता है, वो उड़ जाते हैं, जल्दी से इवेपोरेट होते हैं और हमको कैसा लगता है, ठंडा लगता है। जैसे बॉडी स्प्रे परफ्यूम होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब हम स्प्रे करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। इसमें एक प्रोसेस और होता है डेट इज डिफ्यूजन, यानी कि जो गैसें होती हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज होती हैं और जितना ज़्यादा डिफ्यूज होती हैं उतनी दूर तक उनकी स्मेल जाती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में हमको हल्के कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और घरों की जो दीवारें होती हैं वो हल्के कलर्स की होनी चाहिए, क्योंकि जो हल्का कलर्स होता है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है, ठीक है। और जैसे हम बर्तन आते हैं तो नीचे ब्लैक कलर कर दिया जाता है, क्योंकि डेट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जो हमारे गैस हैं वो जल्दी कम यूज होंगे और खाना वगैरह जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा ठंडियों में प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर ठंडियों में हम हल्के कपड़े पहन लेंगे इवेपोरेशन होगा, ठंडी लगेगी, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर 2-3 लेयर करेंगे जिससे इवेपोरेशन कम हो, हवाएं ज्यादा पास ना हो, जिससे कि हमको ठंडी ना लगे, जस्ट अपोजिट इन समर एंड विंटर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन इन अ डेली लाइफ। हम इवेपोरेशन को अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, कपड़े सुखाते हैं, क्लोथ जो वॉश हुआ होता है उसको ड्राई होने में इवेपोरेशन को देखते हैं, डेजर्ट कूलर फैन में देखते हैं, ठीक है। जो फ्रिज का वाटर होता है उसमें हम देखते हैं इवेपोरेशन हो रहा है, और हम जो हल्के कपड़े गर्मियों में यूज करते हैं उसमें जो स्वेट को वो एब्जॉर्ब किया रहता है, जरा सा भी एयर होती है तो वो इवेपोरेट होते हैं और कपड़े सूख जाते हैं, उससे भी हमको कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो ये डेली लाइफ में हम इन जगहों पर इवेपोरेशन को अपने देखते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में इवेपोरेशन के, यानी कि हमारे डेली लाइफ में डेली रोज का रोज इवेपोरेशन हो रहा है। तो आई होप कि ये चैप्टर के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए, आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप ये चैप्टर की तीनों वीडियो, 2 पहले भी देख चुके हैं, एक ये वीडियो भी देखेंगे, तो ये चैप्टर कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा और जो भी डाउट होगा आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।